मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नहीं बिल्कुल। और मुझे इस बच्चे पे कभी डाउट नहीं रहा, क्योंकि शुरू से टॉपर रहा है। एक अच्छी ईद मनाई जाएगी। जी हाँ जी, ईद ही मन रही है कल से। ईद ही मन रही है जी, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। लड़ा झगड़ा होता है आपस में क्या? हाँ, बहुत होता है। बहुत होता है। अगर ये आईपीएस बन गए तो फिर बदला लेंगे इससे आप? बिल्कुल। बीच में परेशान होता था तो मैं इससे कहता था तो परेशान मत हो, कोई नहीं, एक बार में, दो बार में, तीन बार कामयाब हो जाएगा, तेरे अंदर पोटेंशियल है। मतलब मेरे लिए तो अभी भी ये छोटा ही है। जितनी इसने मेहनत करी है उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खुशी। नहीं, ये देखिए बच्चों में यही होता है ना, आपस में भाई बहन के रिश्ते ऐसे हैं जो कि इमोशनल कर देते हैं। इसमें देखिए ना नहीं होगा तो भी हम साथ खड़े हैं, होगा तो भी हम साथ बहुत खड़े हैं। बढ़िया। लाइफ चेंजिंग डिसीजन। यूपीएससी की कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको मिस नहीं करनी। लक्ष्मीकांत आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, स्पेक्ट्रम आपको बहुत अच्छे से करनी है। ईरान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आप ये देखिए ईरान से यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस भी करना है, बट एट द सेम टाइम आपको मॉक की तरह भी लगाना है उसको। मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। और ईद, डबल ईद आपके लिए है। So today we have Shadab here who has secured 415th rank in UPSC CSE 2025। शादाब की जर्नी यूपीएससी को लेके बहुत ही अलग है। इनकी जो प्रिपरेशन करने का तरीका था और जो स्ट्रेटेजी थी वो भी अलग है। देखिए स्ट्रगल तो रहता ही है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ में इनकी जो स्ट्रेटेजी थी जो अलग थी वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कुछ न कुछ इस इंटरव्यू से सीखें, यही हमारा मकसद है। शादाब, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। शादाब, ये यूपीएससी की जर्नी कब शुरू हुई, कब लगा आपको कि यूपीएससी करना चाहिए? कहीं ना कहीं तो था ही हमेशा से, स्कूल के टाइम से ही था कि एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम तो देना ही है। बट जब मैं ऐसे ग्रेजुएशन अपनी कर रहा था तो मेरे नाना जी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि ये भी है, इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। करेक्ट। तो मुझे लगा कि ठीक है, मुझे इसको करना चाहिए। व्हेन आई रेड अबाउट इट, आई गॉट टू नो अबाउट इट, तो मुझे लगा दिस समथिंग दैट आई कैन डू एंड दिस समथिंग दैट आई वांट टू डू। परफेक्ट। सो आपके ऑप्शनल पेपर क्या थे और मीडियम क्या था? मेरे ऑप्शनल पेपर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो, और मीडियम इंग्लिश। ये कौन सा अटेम्प्ट था शादाब? दिस इज़ माई फोर्थ अटेम्प्ट। लास्ट के 3 अटेम्प्ट में कहाँ पहुँचे थे आप? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो प्रीलिम्स हो गया था। अच्छा। मेंस लिखा था, मेंस नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ कि प्रीलिम्स रुक गया सीसैट की वजह से। थर्ड अटेम्प्ट में फिर मेंस जो है रुक गया था। अच्छा। और इस बार हो गया। मतलब स्ट्रगल रहा है, क्या स्ट्रगल, मतलब जैसे कि इस बार आप फॉर्चुनेटली सक्सेसफुल रहे, तो लास्ट के फेल्योर से क्या आपने सीखा और क्या वैल्यू ऐड किया इस बार अपनी प्रिपरेशन में जो इतनी अच्छी रिजल्ट आई है? मुझे लग रहा है कि मैंने हर एक अपने अटेम्प्ट के साथ सीखा है, एग्ज़ाम के बारे में और ज़्यादा सीखा है। तो मुझे जैसे लगा कि लास्ट ईयर जब मेरा मेंस नहीं हुआ था 2024 में, जब मैंने मेंस दिया था तो मेरा नहीं हुआ था, पर उसके उसी टाइम मैंने फॉरेस्ट का मेंस भी लिखा था, फॉरेस्ट सर्विस का मेंस। ठीक है। तो मेरा वो फॉरेस्ट सर्विस का मेंस क्लियर हो गया था, मेरा फॉरेस्ट का इंटरव्यू कॉल आया था। तो उसमें फॉरेस्ट में क्या होता है कि एक जीएस का पेपर होता है, जैसे यूपीएससी में 4 पेपर होते हैं सीएसई में, फॉरेस्ट में एक होता है, वो 300 मार्क्स का होता है। तो उसमें मुझे इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट मिल गए थे, 155 मार्क्स आए थे, तो वो अराउंड 51% थे। तो मुझे, क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस किए थे आंसर अपने लिखने की तरीके में फॉरेस्ट के एग्ज़ाम में, जो मैंने सीएसई में मैं नहीं कर पाया था। तो मैंने वहाँ से सीखा कि मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैंने वैल्यू एडिशन पे ऊपर फोकस किया कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन है, इस बार आया था स्मार्ट सिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो स्मार्ट सिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो मैंने सोचा कि मैं उसके अंदर कुछ एडिशनल डायमेंशंस भी लिखूंगा, जैसे कुछ फैक्ट्स हो गए या स्मार्ट सिटी के नाम हो गए। तो मैंने इंट्रोडक्शन लिखने के बाद एक बॉक्स बना के उसके अंदर मैं स्मार्ट सिटी के नाम लिख दिया, मैंने फैक्ट्स लिख दिए, जस्ट टू गेट एक्स्ट्रा एज। फिर पेपर लिखने का तरीका भी मैंने चेंज किया। तो मैंने ऐसे नहीं अप्रोच किया जैसे ट्रेडिशनली लोग अप्रोच करते हैं कि पहले 15 मार्कर्स करेंगे मेंस में, फिर 10 मार्कर्स करेंगे। मैंने सब्जेक्ट वाइज किया। तो मैंने पहले सोसाइटी के क्वेश्चंस किए, क्योंकि यूपीएससी डेलिबरेटली, मतलब यूपीएससी भी एक पूरे ऐसे देखती है कि हम प्लान कैसे करते हैं। पेपर भी पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, तो यूपीएससी देखती है कि हम कैसे प्लान अच्छा, इसका भी असर पड़ता है क्या? बहुत ज़्यादा करता है। तो जैसे सोसाइटी के क्वेश्चंस यूपीएससी डेलिबरेटली डालती है। आप कोई भी पेपर उठाना GS1 का, उसमें 18, 19, 20 क्वेश्चन जो है वो सोसाइटी इंटेंशनली उस तरह से अरेंज करती है, ऐसे ही करती है, अरेंज करती है। तो वो 18, 19, 20 क्वेश्चन जो सोसाइटी के हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आप कोई रट कर नहीं जा सकता, उसका कोई एक आंसर नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप लिख सकते हो। अब लास्ट में जाते जाते क्या करते हैं कि जैसे अगर 10 मार्कर से शुरू किया, 15 मार्कर से शुरू किया, तो लास्ट में जाके पैनिक हो जाते हैं, टाइम नहीं बचता, तो वहाँ पर क्वालिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, इसलिए मार्क्स नहीं आते। तो मैंने सोचा कि मैं इस बार सोसाइटी के क्वेश्चन जो मैंने पहले सोसाइटी उठाऊंगा, तो 18, 19, 20 और 8, 9, 10 पहले मैं ये करूँगा। दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। और अब तक के इंटरव्यू में ये पहली बार मुझे ये चीज़ पता चली है। पता तो था ही, बट कोई एक टॉपर्स ऐसी बात बोले जो कि अक्सर क्या होता है, टॉपर्स खुल के नहीं बात करते किसी चीज़ पे।
बट ये पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब यूपीएससी सिर्फ क्वेश्चन देके उसके आंसर नहीं ले रहा है, बट के द वे यू हैव दे हैव प्रिपेयर्ड दोज क्वेश्चंस, दे वांटेड टू सी हाउ यू पीपल आर प्रिपेयर्ड मेंटली, आर यू गोइंग टू बी अ गुड डिसीजन मेकर, और ब्यूरोक्रेट्स की क्वालिटीज़ है कि नहीं, ये सब दैट इज़ स्प्लेंडेड। अच्छा ये बताइए शादाब, स्कूलिंग के बारे में बताइए, एकेडमिक कैसी थी आपकी स्कूलिंग, शुरुआत बताइए। तो मैंने स्कूलिंग किया टैगोर इंटरनेशनल स्कूल से, ईस्ट ऑफ कैलाश में। स्कूलिंग मेरी हुई थी 2018 में। उसके बाद मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमिटी यूनिवर्सिटी से। तो मेरी ग्रेजुएशन हुई थी 2022 में। उसके बाद से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो इंजीनियरिंग में क्यों नहीं गए आप, यूपीएससी में क्यों, मतलब सिविल सर्विसेज में? एक तो एम्प्लॉयबिलिटी वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है। दूसरा फिर मुझे लगा था कि सिविल सर्विस है जिसको मैं अच्छे से परस्यू कर सकता हूँ और फिर सोसाइटी को दे सकता हूँ। मतलब आई हैव ऑलवेज बीन ऑन दी रिसीवर साइड, तो मैं फेलिसिटेटर के साइड में बढ़ना चाहता था। मैं सोसाइटी को अब वापस करना चाहता था। नाना चाहते थे आपके? उन्होंने भी मुझे कहा था कि ये है, आप सोच सकते हो इसके बारे में। तो वहाँ पर भी मैंने उनकी बात को भी रखा ध्यान में और फिर मैंने बड़ों की बात माननी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं लगा कि फोर्सफुली आपको इस प्रोसेस में लाया जा रहा है, या फिर आप अंदर से इंटरेस्ट था यूपीएससी के लिए? मुझे लगता है कि फोर्सफुली ये हो ही नहीं सकता। तो मतलब किसी को आप फोर्स करोगे वो कर ही नहीं सकता। ये सवाल, इसी जवाब को मैं सुनना चाह रहा था आपसे। तो उसमें मतलब अगर आप किसी को फोर्स करोगे तो वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना रुकेगा, उसके बाद वो छोड़ देगा। क्योंकि इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस। क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी हो सकता है कि आप ना कर पाओ उसको क्लियर। सेटबैक मिलेगा, एक बहुत बड़ा डाउनफॉल मिलेगा, मगर उसके बाद 100 बार गिरने के बाद फिर एक बार सक्सेस मिलती है, जो मुझे लगता है कि इस बार हो गया। बिल्कुल। इंजीनियर्स काफ़ी आ रहे हैं यूपीएससी में, और दे आर ऑक्युपाइंग ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट है, थोड़ा वो उनको लगता है कि इंजीनियर्स, आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? मुझे लगता है कि सोसाइटी में, जैसे हमारी सोसाइटी इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड ही है कि वो चाहते हैं कि हर कोई चाहता है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली है तो चाहता है कि एक हमारे घर में डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, और फिर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स इतने सारे हो गए तो हर कोई जो है इंजीनियरिंग करता है मोस्टली। बट उसके बाद वो जो इंडस्ट्री और अकेडमी का जो मिसमैच है वो कैटर नहीं कर पाता। जो हमारे इंजीनियर्स इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इतनी जॉब्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रही, तो मोस्टली फिर लोग जो है वो एक थोड़े स्टेबल करियर की तरफ आते हैं, वो सिविल सर्विसेज की तरफ आते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा एक ल्यूक्रेटिव करियर है। मुझे लगता है जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होती है, आप कैसे देखते हैं चीज़ों को? होती हैं डेफिनेटली, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। हो सकता है कि किसी इंजीनियर की एनालिटिकल स्किल्स अच्छी ना हो, बट किसी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले की बहुत अच्छी हो। तो ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता कि देयर इज़ वन साइज फिट्स अप्रोच। तो क्या इस प्रिपरेशन में कोई कोचिंग वगैरह ली थी आपने, कैसे तैयारी की थी? मैंने एक तो कोई कोचिंग नहीं ली, क्योंकि मैंने पूरा सेल्फ स्टडी ही की है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो दैट वाज द फाइनल ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग, तो तब मैं कर नहीं सकता था कोचिंग फुल फ्लेज्ड, क्योंकि मैं कॉलेज जाता था। जामिया आरसी से है ना आप? हाँ, इनिशियली नहीं की थी, बट उसके बाद जब मैं फिर जामिया गया हूँ तो जामिया हैड बीन वेरी लकी फॉर मी। तो जब मैं जामिया पिछले साल गया था, पिछले साल मैंने फॉरेस्ट का मेंस मैंने जामिया से लिखा। अच्छा। और मेरा वो मेंस निकल गया, और फिर इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया जामिया से। तो मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही जामिया मुझे ले गई, क्योंकि क्या होता है ना कि जामिया यूजुअली एंट्रेंस एग्जाम लेता है। अब आप मेंस दे के गए थे वहाँ? हाँ, तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया। मैं बस जाकर मैंने उसका मेंस का किया, और मेंस लिखने के बाद मैं फॉरेस्ट लिखने के लिए चला गया कि अगर मेरा इंटरव्यू कॉल आएगा 24 में तो मैं जामिया में कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर मैं नहीं करूँगा। बट फिर क्या हुआ कि मेरा वो नहीं हुआ, बट फॉरेस्ट में इंटरव्यू कॉल आ गया। उसके बाद फिर मैंने जामिया में ही कंटिन्यू किया। बट जामिया हैड बीन वेरी सपोर्टिव, मतलब द क्रेडिट। एंथ्रोपोलॉजी में क्यों, मतलब एंथ्रोपोलॉजी क्यों लिया आपने? PSIR ले लेते, SSOD ले लेते, एंथ्रोपोलॉजी लेने का क्या मकसद था? बहुत यूनिक था, बहुत अलग था। मतलब मुझे लगता है यूजुअली लोगों ने सुना भी नहीं होता एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, उनको पता भी नहीं होता कि एंथ्रोपोलॉजी नाम का कोई सब्जेक्ट भी होता है। तो फिर मैंने जब एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ा, उसका देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, ये समथिंग डूएबल है, इंटरेस्टिंग है। ट्राइब्स के बारे में पढ़ सकते हैं और चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, तो मुझे काफ़ी वो अच्छा लगा। आप ये बताइए शादाब कि आप कैसे कैसे पढ़ते थे, क्या आपका रूटीन था, क्या रिसोर्सेज थे? जो स्टैटिक बुक्स हैं वो तो सबको मतलब सेम ही है, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, या फिर NCERTs हैं जोग्राफी के लिए, और हिस्ट्री के लिए भी NCERTs हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो इनको मुझे लगता है मल्टीपल टाइम्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके ऊपर तो एक ऐसे होना चाहिए कि मतलब
अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, जितने बार पढ़ सकते हो पढ़ लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है, वो मेंस में भी हेल्प करता है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए मैं यूजुअली मंथली मैगजीन्स आती हैं, विजन की मंथली मैगजीन आती थी, नेक्स्ट IAS की आती थी, तो मैं उनको रेफ़र करता था। बाकी फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह, या तो जामिया के अंदर इन हाउस टेस्ट सीरीज़ भी होती थी मेंस के लिए, उसके अलावा आउटसोर्स भी वो करते थे, तो वो सब मैं देता था। अच्छा, एक क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल अलग है। वो ये है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई बार तो 6 साल भी UPSC में बच्चे लगा देते हैं, बट ये एक ऐसी जर्नी है 6 साल 5 साल लगा देना कि उसके बाद अगर कामयाबी नहीं मिली तो आपको सोसाइटी में दिखाने के लिए कोई एक सर्टिफिकेट नहीं है कि लास्ट 5 ईयर्स में आपने क्या किया, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे थे, और आप बता भी नहीं सकते थे मैंने क्या किया। इस कंडीशन से बचने के लिए स्टूडेंट में एक प्रेशर रहता है कि हमें UPSC क्रैक करना है किसी भी हालत में। ये जो प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर हो गया, पेरेंट्स का प्रेशर है, एक जिम्मेदारी, एक्सपेक्टेशन है पेरेंट्स की कि नहीं मैं जो चाह रहा हूँ हो, ये जो प्रेशर होता है इसको किस तरह से आप लोग लेते हैं एज ए एस्पिरेंट, और इस तरह के प्रेशर से कैसे ओवरकम किया जा सकता है? अब वो तो ऑब्वियसली, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है कि सर्टेनिटी नहीं है कि क्लियर हो जाएगा, तो वो प्रेशर तो हमेशा रहता ही है। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब से मैं जैसे जामिया में भी गया हूँ और भी मुझे लोग मिले हैं जिन्होंने डेडिकेटेडली इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की है, उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया है। चाहे उन्होंने इसमें ना किया हो, कहीं और किसी फील्ड में किया हो, पर उन्होंने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने बुक्स पढ़ ली तो हमें बहुत सारी नॉलेज आ गई, बट हमें अपने बारे में भी जानने को बहुत मिलता है, हमारी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा मोल्ड करता है, बहुत एनहांस करता है। तो वो एक तो वो प्रेशर जो है वो तो ऑब्वियसली वो नेचुरल प्रेशर है, क्योंकि अपने लाइफ के क्रीम पीरियड में है। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो आसपास कॉर्पोरेट में जो दोस्त चले गए, कुछ लोगों की शादी हो गई, कुछ आगे बढ़ गए, कोई फॉरेन चला गया, बट हमारा कुछ भी नहीं हो रहा, हम एक ही जगह स्टैग्नेंट हैं। बट वो मुझे लगता है कि टेंजेबल रिजल्ट्स नहीं मिलते बट जब फाइनली टेंजेबल रिजल्ट मिलता है तो फिर लास्ट में लगता है कि हाँ ये सब वर्थ इट था। बट मुझे लगता है जिसने भी इसके लिए प्रिपेयर किया है और डेडिकेटेडली इसके लिए इसको साल दिए हैं, वो लाइफ में बहुत अच्छा करता है। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार रिजल्ट अपना? मतलब मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग थी कि हो जाएगा, कॉन्फिडेंस था, बट वही है कि UPSC में एज वी से दिस कि UPSC में U स्टैंड्स फॉर अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, तो था। बट वही है कि एट टाइम्स लगता था कि नहीं हुआ तो चलो ठीक है, कोई नहीं, फिर प्रीलिम्स दे देंगे, क्या करेंगे। ये प्रिपरेशन होती है, इसमें सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, पेरेंट्स की भी है, घर में आपकी सिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, आपके पापा हैं और सब लोग भी हैं, तो इन लोगों का किस तरह से कॉपरेशन था आपके लिए? मैं कहूँगा कि अगर मेरी मेहनत अगर इस एग्ज़ाम में है 40% मेरी मेहनत है, 60% उनका सपोर्ट है। क्योंकि अगर उन्होंने मुझे इमोशनली फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया होता, वो भी इतने लंबे टाइम के लिए, क्योंकि आई वाज आउट ऑफ कॉलेज 2022 में एंड नाउ इट्स 2026, ऑलमोस्ट 4 साल हो जाएंगे अब। तो इतने लंबे टाइम तक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सब कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट। उनको लग रहा था कि हाँ बच्चे में पोटेंशियल कर सकता है, इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहे थे आपको, राइट? मतलब मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ऐसे एक फ्रीडम दिया है पढ़ाई के लिए, चूज़ करने के लिए अपना करियर पाथ, कभी कुछ चीज़ इम्पोज नहीं की। उन्हें लगता है कि अगर आपको ये करना है, आपको ये लगता है अच्छा, तो आप ये करो, बट खुश रहो, कहता कि खुश रहो। बट वही है एग्जाम में, क्योंकि इतने ज़्यादा हार्डशिप्स आते हैं, इतने ज़्यादा फेलियर्स आते हैं, तो वो खुशी एट टाइम्स गायब हो जाती है, लगता है सेल्फ डाउट आता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है जो बच्चे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है? वैसे तो मल्टीपल रीज़न, बट 3 ऐसे रीजंस बताइए जिससे आपको लगता है कि बच्चे लैग करते हैं, जिनको इन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए ताकि वो कामयाब हो सकें। ऐसे 2 या 3 जो आपको लगते हैं कि जिसकी वजह से बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्या एक लूप फॉल्स होता है बच्चों में? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। मुझे क्या लगता है कि कई बार लोगों का ना प्रीलिम्स रुकता जाता है 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट, एट टाइम्स ये भी होता है कि 6 अटैम्प्ट हो गए, प्रीलिम्स ही नहीं निकला। तो उसमें उनको ना भागना नहीं चाहिए मेंस के पीछे, या उनको पहले बैठ के देखना चाहिए कि प्रीलिम्स में हमारी प्रॉब्लम क्या है। CSAT प्रॉब्लम है, GS प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसको डील करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए।
अगर वो उसको एड्रेस करेंगे तो उसको उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मुझे लगता है प्रीलिम्स इज़ अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, कि अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ उस दिन जाओगे, उस दिन जाकर आपको उस दिन परफॉर्म करना है। जिस दिन प्रीलिम्स है आपको उस दिन परफॉर्म करना है, उस दिन आपको वॉरियर माइंडसेट के साथ जाना है। तो वो क्या होता है ना कि जब लोग एक बार दो बार फेल हो जाते हैं तो वो डरने लगते हैं, वो फोबिया आ जाता है, तो उनको सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने ए मार्क किया, फिर उन्हें लगा नहीं यार ये नहीं हो सकता, चलो इसको हटा देते हैं, बी मार्क कर देते हैं, बट आंसर यूजुअली ए होता है। तो एक ये प्रॉब्लम है कि सेल्फ डाउट जो है वो नहीं लाना। दूसरी बात, प्रॉब्लम को एड्रेस करना है कि आपको लग रहा है कि अब मेरा बार बार मेंस रुक रहा है, तो मुझे लगा मेरा बार बार मेंस रुक रहा है, कुछ ना प्रॉब्लम तो है, तो मुझे चेंज करना है उसको। तो मैंने स्क्रैच से दोबारा उठाया कि मैं फिर से करूँगा, जो मुझे अच्छी चीज़ें मुझे लगता है कि मैं ये अच्छी चीज़ें करता हूँ उनको मैं रखूँगा, उसके अलावा जो भी है वो मैं चेंज कर दूँगा। तो मैंने अपने ऑप्शनल में जीएस में वो चीज़ें चेंज की। और तीसरे जो है मुझे लगता है कि पीयर सपोर्ट बहुत अच्छा है, जो आपका ग्रुप होना है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पीयर सपोर्ट नहीं है, मतलब कोई ग्रुप में नहीं है और इंडिपेंडेंटली वो कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को ग्रुप बनाना चाहिए, राइट? मुझे लगता है कि ग्रुप बहुत हेल्प करता है। एटलीस्ट अगर आप साथ में नहीं भी पढ़ रहे हो तो वो आपको पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जैसे जामिया में मेरा एक दोस्त है, तो अब जब रिजल्ट आने वाला था, करीब था, तो मैं बहुत ज़्यादा एंशियस था, तो वो मुझसे कहता था नहीं तू देख तेरा होगा, तू होगा। मैं मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तेरा होगा, मैंने देखा है तूने मेहनत की है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक सेल्फ ऑफ कंफर्ट देता है। आता है कि सही में मुझे लग रहा है मैंने मेहनत की है, ये तो मुझे लग रहा है, लेकिन अगला भी कह रहा है, तो विच मीन्स इट इज़ ट्रू। अच्छा शादाब, ये बताइए कि जिस तरह रिज़ल्ट कल आई तो क्या माहौल था? आपने खुद से रिज़ल्ट देखा या फिर किसी ने बताया कि शादाब यू आर सिलेक्टेड? तो रिज़ल्ट था, मैं बहुत ज़्यादा एंशियस था, सभी लोग रहते हैं तो फ्राइडे भी था, तो मैं एक बार नहीं 2 3 4 बार चेक करते हैं सही में मैं ही हूँ कि नहीं। तो मैं फ्राइडे था, मैं नमाज़ पढ़ के आया और मैं जाके अपने रूम में चुपचाप बैठ गया। अब मेरे एक फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया। अच्छा। तो उसका मेरे पास कॉल आया और वो मुझसे कहता कि यू हैव मेड इट। तो मैंने कहा नहीं, झूठ बोल रहा है तो फिर उसने बोला कि नहीं, यू हैव गॉट दिस रैंक 415, चेक करो। एंड आई चेकड इट एंड आई स्ट्रेट वेंट टू माय मदर। मैंने उनको हक किया, बहुत ब्लेसिंग्स ली उनके साथ, इस मोमेंट को शेयर किया। घर में किसी एक ऐसे का नाम बताइए जिनको जिसको आप मानते हैं कि वो हमारे रोल मॉडल रहे हैं, आपकी ओवरऑल सभी कलेक्टिव एफर्ट्स रहता है, बट किसी कोई एक दो जो लगता है आपको कि नहीं उनकी सपोर्ट मोरली, फाइनेंशियली, एवरीथिंग हर तरफ से रही है और ये क्रेडिट मैं उनको देता हूँ। मतलब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, मैं अपने दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को चूज़ नहीं कर सकता, तो दोनों ही हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है। जो अगर मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता इसको, मैं नहीं कर पाता। जैसे आप फेलियर भी हुए तो उस वक्त क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का? बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, मतलब क्योंकि मैं अपसेट हो गया, इस वजह से उनको इस बात से नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, बट मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था, तो वो भी बहुत अपसेट हो गए। तो मुझे यही बात थी कि मैं इस बात को लेके एंशियस था कि मैं अपने पेरेंट्स को अपसेट नहीं करना चाहता, मैं उनको कैसे फेस करूँगा, बट अच्छा हुआ इस बार। शादाब, मैं चाहता हूँ आप तो जानते हैं मुझे और आप जानते हैं कि किस तरह की इंटरव्यूज़ मैं बनाता हूँ, बच्चे देखते हैं सीखते हैं, हमारा ये पर्पस रहता है और बस यही करना मेरा। मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों से अभी रूबरू हों और उनको बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम आजकल बच्चों में है और किन किन बातों का ध्यान दें, किस तरह चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। एंड एट द सेम टाइम आई वांट दैट कि मई 24 को प्री है 2026 की, मैं चाहता हूँ उसके बारे में भी कुछ आप बच्चों को बताएं। तो सबसे पहले तो मुझे, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपको सेल्फ डाउट नहीं लाना है। दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, ये बात है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इसको ज़्यादा ओवर ग्लोरीफाई भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि क्योंकि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, सबके बैकग्राउंड सब, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो सबकी सिचुएशन भी सब्जेक्टिव है, तो आप अपने बैकग्राउंड को लेकर आप उसको सोच कर आपको एक डिसीजन लें। आपको लगता है कि आपको एक स्टेबल करियर होना चाहिए, उसके बाद आपको सिविल सर्विसेज में आना है, या फिर आप 6 के 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, उसके बाद आपको देखना है, तो वो आप डिसाइड करो। डायरेक्टली बस 2 वीडियो देखकर ऐसे कूद मत जाओ, पर अच्छे से डिसीजन लो, सोच समझ के डिसीजन लो, क्योंकि इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन। जब जैसे आप प्रिपरेशन में आते हो तब से ही आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। और उसके बाद जो भी कुछ यूपीएससी की कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको मिस नहीं करनी है, जैसे प्रीलिम्स है या मेंस है, उनके लिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको PYQs ज़रूर करने हैं।
और सी सैट को आपको इग्नोर नहीं करना है, सी सैट को आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, सी सैट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार अब प्रीलिम्स में यूपीएससी डिफ़िकल्ट करता जा रहा है सी सैट को, तो आपको सी सैट को देखना है, आपको सी सैट को करना है, कोई एक हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, या फिर ये नहीं होना चाहिए कि मैं इंजीनियर हूँ मेरा तो सी सैट हो ही जाएगा, तो ये नहीं सोचना है आपको। तो आपको सी सैट के ऊपर भी फोकस करना है, और प्रीलिम्स के लिए आप स्टैटिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, स्टैटिक को अच्छे से कर लें। लक्ष्मीकांत आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, स्पेक्ट्रम आपको बहुत अच्छे से करनी है, उसी के साथ आपको जो बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं, ज्योग्राफी की है या फिर एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री की बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं वो करनी है आपको। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया को रेफ़र कर सकते हैं, और इकोनॉमिक्स के लिए जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उनको देख सकते हैं। एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स देखते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। तो शादाब अभी कोई हमें न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए अभी क्या, मतलब अभी जो प्रीलिम्स है इस दौरान तो क्या करना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए? या फिर कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि पेपर तो 2 महीने 1 महीने पहले बन जाती है तो छोड़ दो, ये क्या है? मतलब न्यूज़पेपर को आप बिल्कुल इन डेप्थ मत पढ़िए, बट आप हेडिंग्स तो देखिए, हेडलाइंस देखिए, मेजर इश्यूज़ क्या हैं वो देखिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ईरान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आप ये देखिए ईरान से यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। आप देखिए ईरान को कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं, ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, ईरान की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, या आप देखिए ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर साइट्स है वो कौन सी है। तो आप इन चीज़ों को इसके ऊपर फोकस करिए। आप देखिए कि उस न्यूज़ को प्लेनली एज अ न्यूज़ मत देखिए, बट उसके एसोसिएटेड चीज़ भी आप देखिए। तो और बाकी रेडीमेड मटेरियल है, जैसे विजन का मुझे लगता है 365 बहुत ज़्यादा अच्छा है, PT 365 मैंने उसको हर बार रेफ़र किया है, तो PT 365 को आप रेफ़र कर सकते हैं। बाकी PYQs बहुत मंत्र है, अगर PYQs आप कर लोगे, PYQs इज़ दी बाइबल फॉर प्रीलिम्स, उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मॉक वगैरह लगाना चाहिए बच्चों को क्या इस वक्त? मैं तो यूजुअली यही कहता हूँ कि आप मॉक के लिए PYQs ही लगाओ। अच्छा, PYQs को ही आप मॉक की तरह लगाओ। एक तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस भी करना है, बट एट द सेम टाइम आपको मॉक की तरह भी लगाना है उसको, कि आप बैठो 2 घंटे उसको लगाओ और अपनी एक्यूरेसी चेक करो कि मेरी एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करो, नंबर को चेज मत करो कि मुझे 95 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। एक्यूरेसी इंप्रूव करो, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 90 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करोगे, आपको स्मूथली निकल जाएगा। बिल्कुल।